हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सीडीएस पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले साइंस पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और साइंस पोर्शन में भी हम लोग सबसे पहले फिजिक्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे 4 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिए, जहाँ पे हमने 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020, ठीक है, पिछले 5 साल जो आपके हुए हैं, उसके आपके जो 10 सीडीएस एग्जाम थे हमने सब यहाँ पे कवर किए, उसके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपका 5th पार्ट होने वाला है फिजिक्स के पीवाईक्यूज का, ये आपका आखिरी पार्ट होने वाला है। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग यहाँ पे 2019 में जो आपके दोनों सीडीएस एग्जाम हुए थे, उसमें जो भी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और वहाँ पे जाके आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो। और आने वाले जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी पार्ट्स होंगे, सब आपको उसी एक प्लेलिस्ट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब ना यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिछले बहुत सारी वीडियो से यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बस एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ कि हमने यहाँ पे क्लास 9th और 10th हमने साइंस पोर्शन ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। अगर आपको देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स को भी हमने यहाँ पे क्लास 9th और 10th की जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसको कवर अप कर रखा है। एनसीईआरटीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेशली। और हमने यहाँ पे ज्योग्राफी जो आपकी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक जो भी आपका यहाँ पे साइंस में जो आपका ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का पोर्शन है, वो सब हमने यहाँ पे कवर अप किया। और जैसा आपको पता है कि यूपीएससी एग्जाम्स में आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपने रिस्पेक्ट में, ठीक है, अपने हिसाब से आपको जिस जिस की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको यहाँ पे लग रहा हो कि आपकी ये वीक यहाँ पे है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को जरूर देख सकते हो। साथ ही साथ जो आपके कंप्लीट पीडीएफ भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं मार्किंग के साथ, कि ये वाला आपका जैसे कोई भी आपका जो भी टॉपिक है उस पे क्या इंपॉर्टेंट है, सब पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीडीएस टू 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, ये हम यहाँ पे बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर की बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। जहाँ मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और आपका यहाँ पे लेस देन 1, है ना। ये सब मैंने आपको बता रखा है। और आपका जो स्मॉल एम होता है, ये क्या होता है, आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको यहाँ पे बहुत बार बताया हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ना, थोड़ा अलग लैंग्वेज में दे रखे हैं, पर आप यहाँ पे समझ पाओगे कि जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट तो आपको पता ही है पहले से, तो वो आपकी एक्चुअल साइज हुआ है ना। जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होगा, वो आपका एक एक्चुअल साइज है, जो भी आप उसको मिरर के सामने रख रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट को, वो तो आपका एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसका एक एक्चुअल साइज रहेगा। पर कितनी इमेज, जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, उसकी क्या हाइट रहेगी, वो बेसिकली आप ऑब्जर्व करोगे। वो आपकी एक्चुअल हाइट नहीं रहेगी। जो इमेज की हाइट रहेगी वो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसकी कितनी हाइट जा रही है ना। पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी तो हाइट आपकी सेम ही रहने वाली है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्व साइज ऑफ अ स्पेसिमेन अपॉन एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमेन आपका आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ इमेज को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई, और ये हमने यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे जैसे एम की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि हाइट जो है आपका इमेज का, वो आपका बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे ये इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपके आपस में इक्वल होंगे। अब ये 1 से छोटा है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज आपका छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है। और बाकी हमने यहाँ पे प्लस माइनस आपका यहाँ पे किस में रहता है, वर्चुअल में रहता है कि जो आपके रियल इन्वर्टेड रहते हैं उसमें रहता है, वो सब हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो अब हम इतना ज़्यादा डीप में हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि हम बार बार आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि आपके ना टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ना जो आपके प्रीवियस वीडियोस हैं, जो आपके पीवाईक्यू सीरीज के, वो आपको जरूर करते हुए चलने, ताकि आपके यहाँ पे ना टॉपिक्स रिवाइज होते रहे बार बार। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो आपका एम होता है, या तो ये आपका पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, या तो आपका नेगेटिव होता है। तो जब पॉजिटिव दे रखा हो तो ये बेसिकली आपका बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और जब आपका ये नेगेटिव होता है, तब आपका ये बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसके ऊपर हमने तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कर रखा था, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे बस डायरेक्टली जो पूछा जा रहा था वो आपसे पूछ रहा था यहाँ पे फॉर्मूला, तो वो आपको याद रखना है, ऑब्जर्व स्पेस यहाँ पे साइज ऑफ स्पेसिमेन अपॉन एक्चुअल साइज, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, एक आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है 100 वॉट का, जो कि आप 10 घंटे के लिए यूज करते हो,
और फिर आपसे पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी अगर आप उसको 30 दिन के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने इसका भी एक आपको फॉर्मूला बता रखा था जब हमने सबसे पहले, आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है सीडीएस 2023 में भी आपका यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एन होता है आपका यहाँ पे, चलो वापस से मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। देखो, एन होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपको दे रखा है। जैसे इस केस में आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, पी आपका होता है यहाँ पे पावर, फिर आपका होता है इनटू में टाइम, टी आपको दे रखा है टाइम 10 आवर्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पे इसको क्लोज करोगे ब्रैकेट को, फिर यहाँ पे इनटू में ही आपका रहता है डेज। ठीक है, जो आपको दे रखा है यहाँ पे 30 डेज। अब क्योंकि आपको यहाँ पे ये वॉट में दे रखा है तो इसलिए आप यहाँ पे नीचे 1000 से भी डिवाइड करोगे। अगर ये किलो वॉट में होता तो ये 1000 नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो अब आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 100, इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे 10, और इंटू में आपका यहाँ पे 30। ठीक है, और नीचे की तरफ आपका आ जाएगा यहाँ पे 1000। तो आप यहाँ पे जीरो से जीरो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा यहाँ पे 30 किलो वॉट आर। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किलो वॉट आर में निकालेंगे या फिर हम लोग वॉट में निकालेंगे, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे निकाल रखा था कि वॉट में दे रखा था, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे थे, किलो वॉट में होता है तो हम लोग यहाँ पे बस डायरेक्टली इस वैल्यू को लिखते, अपॉन 1000 हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। बाकी मैंने आपको 1 किलोवाट कितना होता है, 3.6 इंटू 10 6 जूल होता है, ये बता रखा है आपको। पावर के अलग अलग फॉर्मुलेज में हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, बहुत कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आपको आई होप कि आपको सब याद भी हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना निकल के आ जाएगा, हमें यहाँ पे यूनिट्स दे नहीं रखी, तो हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे हम यहाँ पे वैल्यू हमारी जो निकल के आई है वही हम देखते हैं। तो हमारी वो निकल के आई यहाँ पे सी ऑप्शन 30 यूनिट्स हमारे यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, एन एको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड of the production of sound which moves with a speed of 340 meter per second. What is the distance of the mountain from the source of sound which produce the echo? अब अगर आपको यहाँ पे याद हो ना, हमने ये सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इस पहले वाली पार्ट में, आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था सीडीएस 1 2023 में, यही सेम क्वेश्चन आया था। बस यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये मीटर्स में दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको किलोमीटर्स में दे रखा है। बाकी अगर आप देखोगे ना, कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज तक यहाँ पे सेम है। तो आपको वही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे या फिर सेम तरीका आपको यहाँ पे आजमाना है, जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो इसको मैं आपको यहाँ पे वापस से समझा भी दे रहा हूँ। देखो, तो आपको यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ये इंसान है, ठीक है, जिसने फायर क्रैकर बस्ट किया। ये मान लो यहाँ पे कोई फायर क्रैकर है। यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे ये आपका है माउंटेन, जिसकी वजह से आपका एक एको प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब जो इसने बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसने क्या बोला कि एन echo is heard after 5 सेकेंड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड विच मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या एको में कि यहाँ पे जब ये इसने फायर क्रैकर जलाया, ठीक है, तो इससे जो यहाँ पे साउंड हुआ आया आया था जो, वो पहले इस माउंटेन पे जाके टकराएगा और फिर वो वापस आएगा। ठीक है, तो जब ये वापस आया तब जाके इसने यहाँ पे ये साउंड सुना, इसलिए इसको यहाँ पे 5 सेकंड लगे उस एको को सुनने में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पहले भी देखा था। अब मान लेते अगर हम लोग यहाँ पे कि इसके और यहाँ पे माउंटेन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे डी है, तो इसने ये डी डिस्टेंस ना 2 बार ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा हमारे पास, वो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2D। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में भी आ रही है कि यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि फायर क्रैकर और माउंटेन के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, तो इसने क्योंकि यहाँ पे एको सुनने में उसको 5 सेकंड लगे, वो टकरा के फिर वापस जब आया तब उसने सुना उसका साउंड। तो यहाँ पे हमने उस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को हमने कितनी बार ट्रेवल किया, यहाँ पे उस साउंड ने 2 बार ट्रेवल किया है। ठीक है, एक बार वहां माउंटेन तक जाने में, फिर टकरा के वो वापस आया, फिर उसने सुना, इसलिए हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे 2D। ठीक है, इसके अलावा फिर आप देखोगे यहाँ पे हमें स्पीड दे रखा है कितना, 340 मीटर पर सेकेंड हमें यहाँ पे दे रखा है। टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे 5 सेकेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वापस भी देख लेते हैं तो 340 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपल सा आपको यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा देना है, जहाँ पे आपका डिस्टेंस है 2D, स्पीड आपको दे रखा है यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम को आप उधर ले जाओ, इनटू में लगा दो यहाँ पे 5 सेकेंड के, और इक्वल्स टू आपका है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डी। ठीक है, 2D। अब ये अपॉन में सेकंड है तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1700 मीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी। मतलब डी आपका कितना निकल के आएगा यहाँ पे 850 मीटर आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज हमने यहाँ पे करी थी, अगर आपको यहाँ पे याद हो, हमने देखो ये सेम चीज यहाँ पे करी है, और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्योंकि मीटर में था तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया था। पर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है ऑप्शन, आपको ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर। तो किलोमीटर में करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 850 को
आप डिवाइड कर दोगे यहाँ पे 1000 से। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.85 किलोमीटर। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपका यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे ये चीज़ करोगे, तो तभी हमने यहाँ पे डिवाइड किया उसको 1000 से। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0.85 किलोमीटर। तो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट सेम वैल्यू वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपके एनसीईआरटीज, ठीक है, साइंस पोर्शन में सबसे ज्यादा यहाँ पे वैल्यू पुट करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, अ कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा है, हमने यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अगर आपको यहाँ पे याद हो, हमने थर्ड पार्ट में हमने सॉल्व किया था 2021 के, जब हम क्वेश्चन लगा रहे थे ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर पाथ में जो चीज़ यहाँ पे मूव करती है, तो वो फॉलो करता है आपका सर्कुलर मोशन। पर अगर वो वही सेम सर्कुलर पाथ में अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ बेसिकली यहाँ पे मूव करे, तो वो आपका कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे जानी थी, और मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि वेलोसिटी जो होती है इस पर्टिकुलर सर्कुलर आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यहाँ पे हमेशा हर पॉइंट पे चेंज होती है, पर स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज रहेगी, तो आपका यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे चेंज रहेगी। और जो आपका आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना, वो आपका टूवर्ड सेंटर की तरफ लगता है। तो जो आपको यहाँ पे ये एफ लगा हुआ एरो दिख रहा है ना, ये बेसिकली आपका एक्सेलरेशन है जो आपका सेंटर की तरफ लगेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है। एक आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का यहाँ पे क्या डायरेक्शन है बेसिकली। तो आपको हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से। वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट है एक तरीके से, अगर आप देखो तो सर्कुलर आपका यहाँ पे ये पाथ है, और ये आपका एक टेंजेंट खींचा हुआ है ना। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा हो जो। तो ये आपका जो वेलोसिटी निकल के आ रही है बेसिकली आपका एक टेंजेंट है, और इसके ही परपेंडिकुलर आपका एक्सेलरेशन निकलता है, वो भी टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं, सेंटर की तरफ। ठीक है, सर्कल के सेंटर की तरफ आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन निकलेगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो अगर हम यहाँ पे अपने वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, तो हमें यहाँ पे एक चीज तो पता चल रही है कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, जीरो तो होता नहीं है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जीरो होता नहीं है, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अगला दे रखा है कि अ नॉन जीरो बट नॉट अ कांस्टेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि आपकी वेलोसिटी भले कांस्टेंट है, आपका वो स्पीड कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी भले कांस्टेंट नहीं है, पर उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, जो अपना राइट आंसर बैठेगा यहाँ पे सबसे क्लोज, वो आपका रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन, कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो आपका नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमेशा इनवर्ट्स लगता है, सेंटर की तरफ लगता है एक्सेलरेशन। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ना उसके परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, तो ये याद रख लेना। और बाकी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन द टाइम जो कि आपका एक्स एक्सिस पे है वर्सेस डिस्टेंस जो आपका वाई एक्सिस पे है, उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपको जो जैसे दे रखा है यहाँ पे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपको पता होगा, ये आपका होता है यहाँ पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको बोला है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे टाइम, वाई पे आपको बोला है कि यहाँ पे है डिस्टेंस। ठीक है, अब उसने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो आपका रेस्ट पे है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जीरो पे, वो आपका मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो अभी भी ना यहाँ पे टाइम आपका जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे जो मैं डैश डैश बना रहा हूँ ये 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। पर क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपका अभी भी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो जो आपका यहाँ पे लाइन बनेगी ना वो आपकी एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी यहाँ पे, इस तरीके से कि आपका टाइम तो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, पर आपका जो ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो रेस्ट पे है तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। जितना डिस्टेंस उसने जीरो पे मतलब पहले से ही था उसका, वही सेम डिस्टेंस उसका यहाँ पे आने वाले टाइम में भी रहेगा। क्योंकि क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे जो लाइन निकल के आ रही है ना, आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के आ रही है, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे बस ये डायग्राम बना के आपको बस सॉल्व करना था, इसमें आपका हार्ड कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ स्पीड ऑफ अ मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल इज। ठीक है, तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक कॉइल है जिसमें आपका एक मैग्नेट मूव कर रहा है। ठीक है, अगर वो मूव जो कर रहा है मैग्नेट, उसकी अगर आप स्पीड को और इंक्रीज कर देते हो, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा,
या फिर आपका आपका इंक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आपका यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक आपका यहाँ पे मूविंग मैग्नेट की वजह से, तो आपका यहाँ पे इस सर्किट में किसकी वजह से आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पहला आपका प्रोड्यूस होता है यहाँ पे मैग्नेट की हेल्प से भी, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे कॉइल के हेल्प से भी, ठीक है? जो भी आपका यहाँ पे वायर में जो भी आपके कॉइल वगैरह है, तो इन दोनों के हेल्प से आपका यहाँ पे मैग्नेट जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ये पता होती है कि जो आपका वोल्टेज होता है ना, वो आपका प्रोड्यूस होता है जब आपका मैग्नेट ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे मूव करता है, ठीक है? तो अगर आपका मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आपका मैग्नेट मूव कर रहा है ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये आपका प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये आपका प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्पीड से आप मैग्नेट को मूव करोगे, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, वापस से मैं यहाँ पे अभी वापस बता भी दूँगा। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो आपका मैग्नेट और कॉइल जो आपकी होती है वायर की, उन दोनों के हेल्प से आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है सर्किट के अंदर, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो अगर हम बात करते हैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो जो आपका मैग्नेट ये मूव कर रहा है ना, तो मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से, उसके मूव की वजह से आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब यहाँ पे जितनी तेजी से आप मैग्नेट को मूव कराओगे, उतना ही ज़्यादा आपका वोल्टेज आपका यहाँ पे क्रिएट होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। तो जितने ज़्यादा स्पीड होगी यहाँ पे मैग्नेट की, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा यहाँ पे वोल्टेज रहेगा। ठीक है? यहाँ पे ये कंडीशन बस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपकी एक कंडीशन आ जाती है ओह्म्स लॉ की। ओह्म्स लॉ हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, V इज़ इक्वल्स टू आई आर, है ना? तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका I से। अगर यहाँ पे आपका V बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि I भी आपका बढ़ेगा ओह्म्स लॉ के हेल्प से। ठीक है? ओह्म्स लॉ की इक्वेशन की मदद से आप ये बता सकते हो कि आपका जब V बढ़ रहा है, तो आपका I बढ़ेगा, V घट रहा है तो आपका I घटेगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपका अगर स्पीड ऑफ मैग्नेट अगर आप बढ़ाते हो, तो आपका वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ने की वजह से आपका यहाँ पे I की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है? जो कि आप यहाँ पे ओह्म्स लॉ की मदद से निकाल पा रहे हो। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे ये सीधा बोल सकते हैं कि मूवमेंट की वजह से मैग्नेट की, जितना तेज़ आप यहाँ पे मूवमेंट करोगे मैग्नेट का यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या निकल के आएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ पे ये रिलेशंस पता होने चाहिए, तो हम तभी हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कर पाएँगे, ठीक है? तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला। नाउ अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ अ नोट दैट इज 1 ऑक्टेव हायर देन 500 हर्ट्ज इज। अब देखो, जो आपका ऑक्टेव होता है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टेव क्या होते हैं। तो ऑक्टेव बेसिकली ना आपके दो जो आपको पॉइंट्स दिए होंगे ना, उसके बीच का इंटरवल होता है, ठीक है? जो आपको अब मैं यहाँ पे ये लाइन बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये दो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है? इसको हम लोग मान लेते हैं ये ए है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है? तो ये जो आपको ये बीच में जो लाइन दिख रही है, ये जो आपको इंटरवल दिख रहा है, ये बेसिकली आपका है यहाँ पे ऑक्टेव। और ऑक्टेव आपका कैसे बनता है? जब आपका यहाँ पे पॉइंट ए जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, और पॉइंट जो दूसरा वाला है, दूसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पे पॉइंट बी है, वो आपका ट्वाइस है पहले वाले पॉइंट की फ्रीक्वेंसी के। तो उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को या फिर इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे वापस बता दे रहा हूँ, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है एफ, और दूसरे का पॉइंट का यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी पहले वाले पॉइंट की फ्रीक्वेंसी के डबल है, तो हम यहाँ पे उन दोनों पॉइंट्स के बीच के इंटरवल को हम लोग यहाँ पे ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। अब पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है यहाँ पे 500, ठीक है? तो बस आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले की निकालने के लिए, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1000 हर्ट्ज, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन। तो बस हमें यहाँ पे यही पता होना चाहिए था कि ऑक्टेव आपका बेसिकली इंटरवल होता है दो पॉइंट्स के बीच का, और वो भी ऐसे पॉइंट होने चाहिए जहाँ पे पहले वाले पॉइंट की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, तो दूसरे वाले पॉइंट की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ एफ होगी, ठीक है? दो गुना होगी। तभी हम यहाँ पे उन दोनों पॉइंट्स के बीच के इंटरवल को ऑक्टेव बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे बस हमें मल्टीप्लाई करना था 500 को 2 से, तो 1000 हर्ट्ज हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाउ हमने यहाँ पे सी डी एस टू 2019 के जितने भी क्वेश्चन थे, वो सब हमने यहाँ पे फिजिक्स के सॉल्व कर लिए। अब हम यहाँ पे सी डी एस वन 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दे रखा है, वो आपको पूछा जा रहा है कि इफ द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस आर गिवन, ठीक है? उसके आपको यहाँ पे सिंबल्स दे दिए कि यहाँ पे लैम्डा, आपको पता ही है यहाँ पे वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको दे रखा है कि लैम्डा ऑफ यूवी रेस, फिर आपका विजिबल आपको इस तरीके से डिनोट किया है, और इंफ्रारेड आपको यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किया है।
तो आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बेसिकली आपको बताना है यहाँ पे वेवलेंथ का। तो अभी वही वापस से आपको यहाँ पे मैंने बहुत बार यहाँ पे बताया भी है कि आपको पिछले वीडियोस देखते हुए आने पीवाईक्यूज, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी है। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज भी डिस्कस करी थी, जो आपका CDS 224 में आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये चीज। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सीक्वेंस दे रखा था, जहाँ हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है, दोनों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि किसका मिनिमम रहता है किसका मैक्सिमम रहता है। तो इसी सीक्वेंस में आपको चीजें याद रखनी है, और आपको या तो फ्रीक्वेंसी आप याद रख लो कि ऊपर वाला मैक्सिमम होता है और नीचे वाला मिनिमम रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही अपोजिट आपका रहता है यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं ये। तो इसका यहाँ पे इजी टर्म्स में आप बस सीक्वेंस याद रखो, और उसके बाद फिर आप या तो फ्रीक्वेंसी याद रख लो कि मैक्सिमम किसका रहता है और मिनिमम किसका रहता है, या फिर आप वेवलेंथ याद रख लो कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। उसके अलावा वाइस वर्सा आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इजीली याद रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है, जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको दे रखा है यहाँ पे यूवी, इंफ्रारेड और आपका विजिबल। तो अगर आप यहाँ पे देखो यूवी रेस आपका पहले आ रहा है और मिनिमम टू मैक्सिमम जाता है ये ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपका यूवी का सबसे मिनिमम होगा, फिर आपका विजिबल का होगा, फिर आपका इंफ्रारेड का होगा। तो अगर आप यहाँ पे मैच करने जाओ तो सबसे कम आपका यूवी का होगा, तो आपको सब में ही यूवी दिखने को मिल रहा है। फिर हमने यहाँ पे देखा, हमें यहाँ पे अगला विजिबल देखने को मिला, ठीक है, पर आपको यहाँ पे दे रखा है IR, तो आप इसको कर दोगे यहाँ पे कैंसिल। और अगर आप देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में आपको जो पहला दे भी रखा है ना, ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा इसका होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा गलत, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी पर वेवलेंथ इसकी ज्यादा नहीं होगी। और यही सेम रीजन से आपका सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका ये दे रखा है ग्रेटर देन, ये आपका हो जाएगा गलत इसी वजह से। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कि सबसे कम आपका वेवलेंथ होगा यूवी का, फिर उसका विजिबल का, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे इंफ्रारेड का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ आपका इंफ्रारेड का रहेगा। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है, जो हमने यहाँ पे बहुत बार डिस्कशन यहाँ पे इसका डिस्कस कर रखा है हमने यहाँ पे इसको। तो वो जरूरी है आपके लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे यहाँ पे है डी ऑप्शन। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन starting from rest get accelerated through potential difference of 100 keV. The final speed of the electron and proton are VE एंड वीपी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हम लोग यहाँ पे डिनोट करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो आपको करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए वो है आपका यहाँ पे कि वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो वर्क डन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वर्क डन बेसिकली हम लोग देखते हैं हमारा होता है चार्ज इनटू वोल्टेज या फिर वोल्ट, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बोल लो, ठीक है। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ रखा है, वो है आपका यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी जो थ्योरम है यहाँ पे, ये आपको क्या बोलता है कि जो आपका यहाँ पे वर्क डन है ना, जो आपका बेसिकली वर्क डन होता है वो आपका होता है जितनी आपके पार्टिकल ने काइनेटिक एनर्जी गेन करी होती है उतना, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जितना आपने आपके पार्टिकल ने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन करी है, वो इक्वल रहती है आपके वर्क डन से, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि जो अगर हम बात करें यहाँ पे लिखना चाहे अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल ने गेन करी है, तो यहाँ पे ये इक्वल होता है आपके यहाँ पे वर्क डन से, ठीक है। डब्ल्यू डी लिख दे रहा हूँ, ये वर्क डन है। और वर्क डन की हमें यहाँ पे वैल्यू पता है, वो हमने ऊपर लिख रखी है, वो है आपके यहाँ पे क्यू वी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, हम इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को। ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी यहाँ पे दूसरी इक्वेशन थी, तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इक्वलाइज कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ से हटा दे तो ये आपका रहता है यहाँ पे कि जो वर्क डन होगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, वो आपका इक्वल रहता है काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल गेन करता है उसकी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दो इक्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब यहाँ पे जब हमने इन दोनों को इक्वलाइज किया तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आई, हमें क्या समझ में आया कि जो आपका यहाँ पे मास है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे मास है, अगर आप देखोगे ये आपका मास है और ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। ये दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहने का यहाँ पे ये है कि अगर आप वी स्क्वायर को यहाँ पे भेजोगे दूसरी तरफ, तो ये अपॉन में चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी है और जो आपका यहाँ पे एम है, वो आपका इनवर्सली रिलेटेड है यहाँ पे एक दूसरे के इस पर्टिकुलर चीज में, है ना। तो हमें यहाँ पे ये चीज तो पता चल ही रही है कि आपका यहाँ पे जो एम है, एम मतलब क्या है यहाँ पे, ये है आपका मास, ठीक है। और वी आपका क्या है, वी है आपका यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, जो आपका एम है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी वेलोसिटी से। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों आपके एक ही तरफ है, अगर आप वी को इधर भेजोगे दूसरी तरफ,
तो v आपका इस तरफ में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो जब डिवाइड में आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि आपकी वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा, है ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मास ज्यादा है तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर आपका मास कम है तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही तो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि आपस में यहाँ पे ये एक दूसरे का उल्टा होंगे। जहाँ पे मास ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे मास कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब अगर आपको यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन और एक आपको दे रखा है प्रोटॉन, तो आपको यहाँ पे मास दोनों के पता होने चाहिए थे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। वहीं पे जो आपका प्रोटॉन है इसका मास आपका रहता है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका मास किसका कम है, इसका कम है, इलेक्ट्रॉन का मास आपका यहाँ पे कम है, और प्रोटॉन का मास जो होता है आपका यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपका इलेक्ट्रॉन से। तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि आपका जिसका मास कम होगा उसी की क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, तो आपका जो करेक्ट इक्वेशन निकल के आएगी वो आपकी आएगी यहाँ पे पहली ऑप्शन, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ज्यादा होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आपका मास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम मास की बात करें तो वो आपका यहाँ पे कम है आपके मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ आपको, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने वर्क डन निकाला, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको पहली इक्वेशन ले ली। दूसरी इक्वेशन हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से हमने निकाला कि जो वर्क डन होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहता है जो भी पार्टिकल ने गेन करी है उसके। फिर हमने दोनों ही इक्वेशन को इक्वलाइज किया, वहां से हमें पता चला कि आपका एम वी स्क्वायर, क्योंकि एक ही तरफ है मास इंटू वेलोसिटी, तो अगर आप उसको किसी को भी दूसरी तरफ भेजोगे तो वो आपस में जो दोनों हैं वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होगा कि अगर एक की वैल्यू ज्यादा है तो दूसरे की कम होगी, अगर दूसरे की ज्यादा यहाँ पे कम है तो पहले की ज्यादा होगी। तो उसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी ये पूछ रहा है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि यहाँ पे रिलेशन को, तो वेलोसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। फिर हमें यहाँ पे मास पता है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg आपका इलेक्ट्रॉन का मास रहता है, और प्रोटॉन का आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg रहता है। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई कि आपका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपका कम होता है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखो आपको पता भी चल रहा होगा। तो क्योंकि अब मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का कम है, इसलिए आपकी वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज ऑफ लाइट इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो जो आपके माइक्रोस्कोप होते हैं वो आपके किस काम के लिए आते हैं यहाँ पे यूज, वो आपके यहाँ पे यूज आते हैं मैग्नीफाई करने के लिए चीजों को, ठीक है। अगर आपको कुछ रिसर्च वगैरह यहाँ पे करनी है, अगर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको स्पेसिमेन पे रख के आप यहाँ पे क्या करते हो, आप मैग्नीफाई करके उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे आप पढ़ते हो, ठीक है। तो बेसिकली उसको देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे मैग्निफिक यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, जो आपका माइक्रोस्कोप है उसकी, वो हमने पिछले वीडियोस में हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर रखी है बहुत बार, ठीक है। तो वो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपको क्योंकि पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, तो आप यहाँ पे अलग अलग आप इसके पार्ट्स देख पा रहे होगे। यहाँ पे ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो जो आपका यहाँ पे लाइट रे देखने को मिलेगी तो वो आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे कंडेंसर से जाते हुए, फिर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पे, उसके बाद फिर आपके बॉडी ट्यूब पे, और फिर आपके यहाँ पे आई पीस पे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने रखा है, ठीक है। इधर से आपकी इस तरीके से आपका यहाँ पे लाइट रे जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये एरिया जहाँ पे आप आंख रख के, मतलब आंख लगा के आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे कंडेंसर पे जाएगी, कंडेंसर कंडेंसर के बाद आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी, ये आपका यहाँ पे लेंस है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद आपका यहाँ पे बॉडी ट्यूब है, इतना वाला जो आपको एक बड़ा सा आपको दिख रहा है थोड़ा मोटा सा, ये आपका बॉडी ट्यूब है। इससे पास होते हुए फिर आपके यहाँ पे आई पीस पे जाएगी जो आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका आपका सीक्वेंस रहने वाला है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपका कंडेंसर है तो आपका डी गलत, और आपका यहाँ पे बी भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो दोनों में आपका ऑब्जेक्टिव लेंस देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा आपका बॉडी ट्यूब है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो ये बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज आपकी माइक्रोस्कोप में कहाँ होती है, कौन से पार्ट को किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे टाइप के, अब ऐसे क्वेश्चन ना आपके आते नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2019 में कुछ अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे फिजिक्स में, पर हाल फिलहाल में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। जनरली वही सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो सीडीएस टू 2019 से जो आ रहे हैं, ठीक है। जो आपके पिछले, आप अगर देखोगे यहाँ पे 2024 तक भी अगर आप देखने जाओगे तो एक बार को अगर आप छोड़ दो,
जो आपका सीडीएस 1 2024 हुआ था, उसके अलावा जितने भी आपके यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं, वो सब आपके यहाँ पे कहीं न कहीं एक-दूसरे से मैच होते हुए आए हैं, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट उतने तो पार्ट्स आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि आप अगर वो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कम से कम 7 से 8 या फिर 9 क्वेश्चन आप अच्छे से यहाँ पे करेक्ट करके जाओ। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है, वो है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन। now अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि हुक्स लॉ बेसिकली किसके लिए वैलिड होता है। अगर आपको यहाँ पे याद हो, हमने पिछले पार्ट 4 में हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, जहां आपसे के की वैल्यू बेसिकली आपको के की यूनिट पूछी जा रही थी, है ना? तो हमने वहाँ पे हुक्स लॉ देखा था कि आपका जो स्ट्रेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे स्ट्रेस के। स्ट्रेस आपका क्या होता है यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया होता है, या फिर आप इसको प्रेशर भी एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि प्रेशर का भी यहाँ पे फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो दोनों की जो डायमेंशन होगी, जो फॉर्मूला होगा, वो आपका सेम है, चाहे वो प्रेशर की बात करो या फिर स्ट्रेस की बात करो। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हुक्स लॉ बेसिकली आपका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे स्ट्रेस के, हुक्स लॉ के अंदर। तो हमें यहाँ पे जो एरिया भी देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ए ऑप्शन, जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ओनली प्रोपोर्शनल रीजन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ठीक है, एंटायर रीजन नहीं होगा, जो आपके प्रोपोर्शनल वाले रीजन है वही होगा, ठीक है, ना कि यहाँ पे एंटायर रीजन होंगे। और लास्ट वाला आपको बोल रहे हैं कि इलास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना हमेशा कि जो आपका स्ट्रेस होता है, वो आपका हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे स्ट्रेन के। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे याद भी हो, तो एक आपका एक और होता है यहाँ पे यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस आपका यहाँ पे होता है, जो आपका फॉर्मूला देता है यहाँ पे यंग यंग मॉडुलस का आपका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आप यहाँ पे याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपसे क्या पता पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अब 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया है, तो हाल फिलहाल में भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे देखने को मिल भी सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यहाँ पे होता है आपका यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रीजन है, वही आपको यहाँ पे बताएगा हुक्स लॉ जो है, क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका यहाँ पे कि हुक्स लॉ जो है बेसिकली आपका इलास्टिक लिमिट बताता है। तो यहाँ पे जो आपको इलास्टिक दे रखा था, पर इसके आगे आपको बोल दिया यहाँ पे प्लास्टिक रीजन, तो ये आपका यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो जाएगा, वरना आपका यहाँ पे इलास्टिक लिमिट आपका यहाँ पे देता है, तो वो कहीं हद तक आपका यहाँ पे करेक्ट होता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे समझना है। अब ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन आपके आए हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे जो आपके टॉपिक है ना, बस इसको आप थोड़ा सा देख लो। बाकी आपके जो हाल फिलहाल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपके इससे बिल्कुल अलग आ रहे हैं। अगर आप देखोगे 2019 में जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के आए हैं। ठीक है, क्योंकि उससे पहले आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ सिलेबस, या फिर आप सिलेबस तो नहीं बोलूंगा मैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके अलग आते थे। पर अभी हाल फिलहाल में आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग आने लगे हैं। तो आपको एटलीस्ट पिछले 5 साल के तो आपको अच्छे से यहाँ पे करके जाने पीवाईक्यूज, जो आपका 2020 से 2024 तक जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, वो सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी, आपको उन क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताने कि इन चारों में से कौन-सा आपका यहाँ पे स्टेट फंक्शन है या फिर स्टेट फंक्शंस है। ठीक है, एक सही है या फिर एक से ज़्यादा सही है, बस आपको ये बताना है कि स्टेट फंक्शंस कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शंस होते क्या हैं। तो स्टेट फंक्शंस बेसिकली आपके ऐसे फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ है, ठीक है, जो सिस्टम की आपकी वैल्यूज़ है, वो आपकी इंडिपेंडेंट रहेंगी पाथ से। ठीक है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। और साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे ये जो डिपेंड करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे करते हैं, वो है आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, ये आपके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये आपके डिपेंड करते हैं इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल एंड आपके फाइनल स्टेट के ऊपर यहाँ पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहले हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया। अब दूसरा आपका यहाँ पे जो आपको ये चार्ज दे रखा है, ये क्यू आपका चार्ज है। ठीक है, चार्ज और जो आपको ये डब्ल्यू वर्क दे रखा है, ये दोनों आपके बेसिकली यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपके होते हैं पाथ फंक्शंस। ठीक है, ये आपके हैं यहाँ पे पाथ फंक्शंस। ठीक है, ये ऊपर वाले अगर हम बात करें, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये फोर्थ वाला, ये दोनों आपके स्टेट फंक्शंस है। तो इसके थ्रू हमें यहाँ पे आंसर तो मिल गया है हमारा कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। पर हमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए था कि स्टेट फंक्शंस क्या है। स्टेट फंक्शंस आपके ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं आपके पाथ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं आपके पाथ से, पर आपके डिपेंडेंट होते हैं आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आई होप कि समझ में आ गया हो। दूसरा आपका, जैसे हमने अभी बात करी यहाँ पे कि जो आपके ये पाथ फंक्शंस हैं, ठीक है, जो पाथ फंक्शंस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है
ये आपके डिपेंडेंट होते हैं पाथ पे, ठीक है? ये आपके किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? डिपेंडेंट करते हैं यहाँ पे ये डिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है? पाथ के ऊपर आपके ये डिपेंड करते हैं। तो आपका ये चार्ज नहीं है, ये आपका हीट है, ठीक है? हीट और आपका ये वर्क जो है, ये आपका पाथ फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड करते हैं आपके यहाँ पे किस पे? पाथ पे, ठीक? इसके अलावा आपका यहाँ पे Q प्लस W जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी, ठीक है? अब आप भी हो सकता है ये आपका केमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका थोड़ा-थोड़ा आपको लग रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते हो, या तो आप केमिस्ट्री में ले लो या फिर आप इसको फिजिक्स में भी ले सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद आपका यहाँ पे G माइनस टी एस जो है, ये आपका है बेसिकली यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। अब मैं आपको यहाँ पे ही करा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको फिजिक्स में आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत मैच कर रहा है और आपका यहाँ पे केमिस्ट्री में भी कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे केमिस्ट्री वाले में हम यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम अभी यहाँ पे फिजिक्स में ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे H माइनस टी एस मतलब होता है यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, और आपका Q प्लस डब्ल्यू जो आपका है यहाँ पे हीट प्लस वर्क, क्या आपका होता है एंथैल्पी। और ये दोनों आपके क्या है, ये स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी आपका यहाँ पे एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है? इंटरनल एनर्जी भी आपका क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ आपका एंट्रोपी जो है, ये भी आपका एक स्टेट फंक्शन होता है। आपका जो डेंसिटी है, ये भी आपका एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है? ये कुछ आपके एग्जांपल्स है आपके स्टेट फंक्शंस के। वहीं पे जो आपका पाथ फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो पाथ फंक्शन में जैसे हमने यहाँ पे बात करी है, यहाँ पे सबसे पहला तो आपको यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है? यही आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहला आपका है यहाँ पे हीट, और दूसरा आपका है यहाँ पे वर्क, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पे कोई अमाउंट आपका जो डिपॉज़िट रहता है, ठीक है? वो आपका इसके अंदर आ जाता है। तो वो आपके यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे बस आपको ये 2 आपको पता होना चाहिए था कि पाथ फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है? बाकी आप यहाँ पे इसको ईज़िली कर सकते थे। ये आपका केमिस्ट्री में भी आपका आता है, और कहीं न कहीं आपका थर्मोडायनामिक्स जो आपका फिज़िक्स का पार्ट है, उसमें भी आपका कहीं न कहीं आपका यहाँ पे ये चीज़ आती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे दोनों में ना करने की बजाय यहाँ पे हमने कर लिया। तो अब हम इसको अपने केमिस्ट्री वाले में अब हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन। सो नाउ इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने CDS 2019 वाले भी सारे फिजिक्स के क्वेश्चन भी कर लिए, और इसी के साथ हमारे यहाँ पे जो फिजिक्स के PYQs की यहाँ पे जो हमारे 5 पार्ट थे, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हमने पिछले 6 साल में जितने भी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, सबके सब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है? अब अगला अगला यहाँ पे जो पोर्शन हम लोग करेंगे, वो हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री का रहेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगला वीडियो आपको केमिस्ट्री का भी देखने को मिल जाए, या फिर बीच में मैं आपका एक वीडियो इंग्लिश का भी डाल दूँ, ठीक है? तो जैसा भी रहेगा आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रिपेयर जरूर कर लेना, उसको रिवाइज जरूर कर लेना चीज़ों को, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यहाँ पे कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक यहाँ पे वीडियो पहुँच पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको कंप्लीट यहाँ पे एकदम फ्री PDF आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पे ही। और बाकी जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आपने एनसीईआरटीज़ कवर नहीं करी है, अभी भी आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, तो आप एनसीईआरटीज़ कवर कर सकते हो। PDF उसकी अगर आपको चाहिए मार्क्ड PDF, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, एकदम फ्री है। और दूसरा, अगर आपको वीडियोज़ के थ्रू आपको समझना है, ठीक है? आपको यहाँ पे पढ़ने से समझ में नहीं आता है, आपको अगर यहाँ पे आपको देखना है, वीडियोज़ के थ्रू आपको समझना है, तो उसकी भी यहाँ पे प्लेलिस्ट जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो आप उनको देख सकते हो। वहाँ पे हमने 9-10 जो आपके इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, साइंस की और इकोनॉमिक्स की, हमने यहाँ पे कवर कर रखी है। और हमने यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक कवर कर रखा है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर रखा है, ठीक है? इन तीनों चैप्टर्स, इन तीनों सब्जेक्ट से। तो आपको अगर यहाँ पे अपने अपने हिसाब से आप देख लो कि आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ में डाउट हो रहा है, कोई चीज़ में आपको अगर दिक्कत हो रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन वीडियोज़ को, उन टॉपिक्स को, या फिर उन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल जॉइन करके भी वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।